नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विकास पार्टी के पदाध्यक्ष श्री बिल्लू वाल्मीकि जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं सर। अपने बारे में। सबको नमस्कार। आज 135वीं बाबा साहब की जयंती है और मैं सर्वप्रथम देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की बधाई देता हूँ। साथियों, मेरा नाम बिल्लू वाल्मीकि है। मसूरी में मैं निवास करता हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लंबा अनुभव मेरे पास। काफ़ी संगठनों में मैंने काम किया है, पार्टियों में भी लगभग सभी पार्टियों में काम किया। एक कहीं ना कहीं हम इन पार्टियों से दुखी होकर, नाराज होकर और इनसे जो ये पार्टी में हम रहे हैं तो इन लोगों ने हमें तवज्जो नहीं दी, नज़रअंदाज किया। तो इसलिए हमने एक मिलकर एक नई पार्टी का गठन करा है जिसका नाम राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक विकास पार्टी है। उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा जो मिशन है 2027 उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। क्योंकि जब से इस राज्य का गठन हुआ तो मैं एक आंदोलनकारी भी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ। इस लड़ाई को हमने लड़ा है और ये सोच के लड़ा था कि भाई एक छोटा प्रदेश होगा, अपना प्रदेश होगा। इस प्रदेश में जो हम लोग, हमारे परिवार के, हमारे बच्चे, हमारे इस प्रदेश की जनता के जो युवा, उन्हें एक रोज़गार मिलेगा। उन्होंने जो लोग परेशान हैं उनके लिए घर भी मिलेगा। तो इस तमाम विकास के मुद्दे को लेकर के हमने ये पार्टी का गठन किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पिछली बार जो हमारी लोकल पार्टी है यहाँ, लोकदल पार्टी यूकेडी, उनके जो सीनियर लीडर हैं माननीय श्री काशी सिंह एरी जी, उन्होंने मुझे टिकट दिया था। उन्होंने कहा था मुझे कि आप पहले तो उन्होंने मेरा 1 घंटा इंटरव्यू लिया सचिवालय के साथ। उनका बैठा होटल है वहाँ, पूरी कार्यकारिणी बैठी हुई थी। तो और उसके बाद उन्होंने कहा आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप जनता की पीड़ा को समझते हो, हम आपको टिकट देंगे, आप लड़िए। हम जब मैदान में उतरे, हमने नॉमिनेशन करा तो हमारे सामने एक समस्या आई। समस्या भी भारी थी क्योंकि जो हम सुनते थे, जो देखते थे, क्योंकि यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी है, वो लड़ाई भी लड़ी है इन्होंने उत्तराखंड की। तो मैंने सोचा था भाई चलो ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं हम विकास की धारा में हमारे लोग जुड़ेंगे, प्रदेश की जनता विकास की धारा में जुड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर, सबकी बात मैं नहीं करूँगा, ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, पहाड़ की बात ज़्यादा करते हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई आप पहाड़ की बात करोगे तो आप कैसे सत्ता में आ जाओगे? क्योंकि इस प्रदेश की जनसंख्या उस समय जब ये प्रदेश बना था तो तब 80 लाख की जनसंख्या थी, अब लगभग 1 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या हो गई है, जिसमें से 40% पहाड़ के लोग हैं, कुमाऊं मंडल के लोग हैं और 20-25% जो आप गढ़वाल मंडल के लोग हैं, जिसमें 70% लोग प्लेन के लोग हैं। और हमने इनसे ये कहा था भाई आप सबको साथ लेकर चलो, सबका विकास सबका साथ होना चाहिए और तभी आप सत्ता में आ सकते हो। लेकिन इन लोगों को हो सकता है मेरी बात कड़ी भी लगी हो, ये पहाड़ की बात करते थे। तो जब मैं प्रचार कर रहा था इन लोगों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। जो निचले अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जैसे जिला अध्यक्ष हो गए और तमाम पदाधिकारी हो गए, इन लोगों ने मेरी कोई तवज्जो नहीं दी। मैं चुनाव लड़ा, लेकिन मैं चुनाव लड़ा, बराबर लड़ा, क्योंकि एरी साहब ने मुझे बहुत कुछ समझ कर टिकट दिया था और मैंने भी एरी साहब की इज्जत रखी। मैं कांग्रेस वाले मुझे आए मेरे पास, कहने लगे हम आप हमें समर्थन कर दो, हम आपको खर्चा भी देंगे, आपको हमारी सरकार बनेगी, आपको हम मिनिस्टर भी बना देंगे। हमने कहा हम नहीं बनना। जनता अगर वोट देगी ठीक है, नहीं देगी कोई बात नहीं, लेकिन हम बिकेंगे नहीं। क्योंकि एक सीनियर लीडर है, उन्होंने हमारे पर एक विश्वास करा और विश्वास करके हमें टिकट दिया, तो हम बिल्कुल, चाहे भले ही जनता हमें नकार दे, वो अलग बात है। और हमें पार्टी के लोगों ने भी सहयोग नहीं दिया। हम 2-3 लड़के लेके मैंने अपनी अपील बांटी, अपने हाथ अपील बांटी। लेकिन जब मैं अपील बांट रहा था, बस्तियों में मैं गया तो बस्ती वाले कहीं ना कहीं मुझे पसंद कर रहे थे और मुझे बहुत लोगों ने सहयोग करा। उन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब हमारा पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया, हम अकेले पड़ गए।
तो लेकिन हम बिके नहीं, हम गए हटे नहीं, हम बराबर चुनाव लड़ा, हम सब बस्तियों में गए। और जब मैं पलटन बाजार में कन्वेंशन कर रहा था तो पलटन बाजार के जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। कुछ लोग थे कट्टर, 2-4 लोग भाजपा के थे, 2-4 कांग्रेस के थे, लेकिन अधिक लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं अपील बांटा था जब, उन्होंने कहा नहीं ये आप इस योग्य हो और आपको बनना चाहिए क्षेत्र की जनता, क्योंकि अगर आप जैसा आदमी बनेगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा, जरूर होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके क्षेत्र में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप हमें सहयोग दें और अगर हम जीते तो हम अवश्य क्षेत्र के विकास करेंगे। क्योंकि ये जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर जो कुछ नाले हैं और आज भी नाले खुले हैं, उनमें इतनी गंदगी है, जो उनके पास लोग बसे हुए हैं उनका बहुत बुरा हाल है, वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे वहाँ रहते हैं। ये तो मैं जो हमने देखा तो हमें पीड़ा थी कि भाई इस नालों को बंद किया जाए, इस पर एक लिंटर टाइप पर डाला जाए, वो रोड भी बन सकती है या वो शॉर्ट रास्ता भी बन सकता है और वहाँ की गंदगी भी रुक सकती है, क्योंकि जो बदबू फैलती है आसपास में बच्चों को बीमारी का खतरा बना हुआ। और सफाई व्यवस्था इस क्षेत्र की बहुत चरमराई हुई थी। तो इन मुद्दों को लेकर के हमने रोजगार के मुद्दे को लेकर के और शिक्षा, और एक और जो हमारा असली मेरा एक मकसद था कि अगर हम जीत के विधानसभा में जाते हैं तो हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भाई इस प्रदेश के अंदर, देश की बात तो मैं नहीं करूंगा, प्रदेश की बात हम करेंगे कि जब भाजपा ये दावा करती है कि भाई एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, अच्छी बात है, एक देश एक कानून, अच्छी बात है, तो एक शिक्षा भी तो होनी चाहिए ना। अब एक बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, एक बच्चा आपका बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, वो कैसा प्राइमरी कर रहा है? तो इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा कानून बनना चाहिए था। हम अगर विधानसभा में जीत के जाते तो हम उस कानून को बनवाते, हम जोड़ देते सरकार पर कि इस प्रदेश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जो सबके बच्चे प्राइमरी में पढ़े। जैसा अभी आपने सुना होगा कि अभी नेपाल के राजा जो बने उन्होंने ये वहाँ लागू भी कर दिया, तो ये हमारे हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए। ये बात मैं बराबर कहता रहा हूँ तो भाई हिंदुस्तान के अंदर भी ये शिक्षा नीति आनी चाहिए, जो सभी के बच्चे, चाहे वो IAS हो, IPS हो, PCS हो, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या टीचर के बच्चे हो या वो मास्टरों के बच्चे हो, उन सबके बच्चे प्राइमरी में पढ़ने चाहिए। जो अगर प्राइमरी में पढ़ेंगे तो समानता आएगी। और एक बिंदु और इसके साथ, और उन्हीं बच्चों को डिग्री मिलनी चाहिए जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़े। हम प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की बात नहीं करते, वो ठीक है अपने खोल कर रखें। हमारा मकसद है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा पढ़े, वो किसी का भी बच्चा पढ़े, गरीब का अमीर का, जो बच्चा प्राइमरी में पढ़े उन्हीं बच्चों को डिग्री मिलनी चाहिए। IAS की, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी डिग्री उन बच्चों को मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो अंग्रेजी स्कूल खुले हुए वो खुद ही अपने आप बंद हो जाएंगे, जिन बच्चों को डिग्री चाहिए वो आएंगे, और जब वहाँ वो बच्चे पढ़ेंगे तो एक व्यवस्था बनेगी, एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, समानता आएगी। गरीब का बच्चा भी IAS बन सकता, IPS बन सकता, डॉक्टर बन सकता, इंजीनियर बन सकता, जो कि कंप्यूटर। हम एक चीज़ और है, जो ये खाने का बात आती है कि जो हम ये वो देते हैं बच्चों को, जो खाने का खाना देते हैं, हाँ तो इससे क्या कि जो अच्छा खाना चावल आता, दाल आती है, वो टीचर अपने घर ले आता। जो सड़ा हुआ दाल भात वो बनाकर बच्चों देते, बीमार भी हो जाते हैं। आप मत दो ना खाना, अब कौन कह रहा है आप खाना दो? अरे जो इनके बच्चे हैं वो भी तो खाना खाते होंगे ना, उनके माँ बाप, वो चाहे वो नमक से खाएँ, चाहे वो चटनी से खाएँ, तो वो खाएंगे। आप शिक्षा बराबर लाइए ना, शिक्षा की नीति बराबर लाइए तो बिल्कुल समानता आएगी। और जहाँ तक महिला की बात है, मैं एक बात और कहूँगा अपनी उत्तराखंड सरकार से कि आपकी पुलिस इतनी कंट्रोल से बाहर है कि हम रोज देखते हैं चौकियों में, थानों में, रोड पर तमाम, कि आज वहाँ पीट दिया, आज वहाँ पीट दिया। अभी हमारे जो PID के जवान थे उसे मार दिया। एक वो थलवाल बेचारा चिल्लाता फिर रहा, कुछ लोगों ने विरोध भी करा, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति है वो, और उसे जिस तरह से पुलिस ने प्रताड़ित किया और उसका शोषण किया, उस पर कहीं ना कहीं उस पर CBI जांच बैठनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ आपके चैनल से, CBI जांच होनी चाहिए कि वो आदमी अगर गलत है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और वो गलत नहीं है तो उस दूध का दूध पानी पानी हो सकता। क्योंकि आपकी पुलिस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं
गरीब आदमियों का, छोटे लोगों का बहुत शोषण कर रही है। वो चाहे रोड पर कहीं किसी के चालान के माध्यम से, चाहे वो किसी की छोटी मोटी घटना घट गई। अब ठीक है, आपके प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको तो ध्यान रखना चाहिए इस बात पर कि भाई हमारी पुलिस क्या कर रही है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, अभी अंकिता भंडारी का मामला और कई मामले रोज घटना घट रही है महिलाओं की, मतलब किसी छोटे बच्चे के साथ भी घट रही है, बड़ी उसकी महिलाओं के साथ भी घट रही है। आप उस पर कार्रवाई करो। और एक मुद्दा और है, अभी हम देख रहे हैं उधर। आपकी बात को विराम देते हुए मैं अभी ये पूछना चाहूंगा, जिस वर्तमान पार्टी में आप कार्यरत हैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर, आपके क्या मुद्दे हैं जिससे आप जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, जिस पे रखेंगे? क्या क्या मुद्दों पे जो आपकी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी इस बार उत्तराखंड? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे 70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे। मुद्दे क्या क्या होंगे? मुद्दे हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा इस प्रदेश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। किस प्रकार से दी जाएगी, क्या सोचा है आपने? देखिए, महिलाएं हमारी असुरक्षित है, क्योंकि वो घर से कहीं जाती हैं, नौकरी पर जाती हैं, कहीं काम करने जाती हैं या कोई ऑफिस जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ घटनाएं घटती हैं, बहुत घटना। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और हमारे प्रदेश के अंदर पुलिस की भी कमी है, उसकी भी भर्ती करेंगे। कम से कम 1 लाख बच्चों की भर्ती करेंगे जब हमारी पुलिस होगी, और पुलिस पर कंट्रोल भी करेंगे कि कोई भी थाना या कोई भी चौकी किसी को नाजायज तंग नहीं करेगा। और तंग करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इतिहास बनाएंगे जो किसी को नाजायज तंग ना करे। हाँ, अगर कोई गलती करेगा तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन एक बात और भी है, हमारी न्यायपालिका बात मुद्दों की हुई है, क्या मुद्दे हैं जिन पे आपकी जो पार्टी है उत्तराखंड का आने वाला चुनाव लड़ रही है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मैंने बताया महिलाओं का, महिला सुरक्षा। दूसरी बात मुद्दा हमारा शिक्षा नीति जी। हम सत्ता में आए तो हम उत्तराखंड की शिक्षा नीति समान बनाएंगे और कठोर बनाएंगे, और जो उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टरों में हमारे नौजवान बच्चों से 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। वो डिग्री के पास बच्चे, उनका शोषण हो रहा है। ये आपके कॉल सेंटर है, उनमें 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, 10-11 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, उनका जबरदस्त शोषण हो रहा है। हम ये तनख्वाह बढ़ाएंगे, कम से कम 30,000 रुपये तनख्वाह देंगे प्राइवेट सेक्टर वालों को। हमारे देश एक कानून बनाएंगे कि वो अपने सेक्टर में 30,000 से कम तनख्वाह जो देगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और 8 घंटे ड्यूटी से ऊपर जो ड्यूटी लेगा उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और तीसरा मुद्दा हमारा रहेगा, जो उत्तराखंड का हमारा गांव में अभी तक ऐसे गांव हमारे पहाड़ में हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, अभी ऐसे गांव हमारे जहां अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ऐसे गांव जहाँ रोडें नहीं हमारे। हम देखते हैं बरसात के दिनों में कि बच्चे गदरों में से निकल कर जाते हैं। अरे भाई, एक छोटा सा प्रदेश है आपका, ये इतना बड़ा प्रदेश नहीं है, इसकी अपनी एक आय है। ये हिंदुस्तान का सबसे मालदार प्रदेश है, क्योंकि इसमें अपने 4 धाम, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी है, तमाम लाखों पर्यटक इस प्रदेश में आते हैं। आपका अपना एक आय है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको एक बात करोड़ आते हैं। लेकिन आप कहाँ, कौन सा विकास आपने करा? वो कांग्रेस भाजपा की बुराई करती है, भाजपा कांग्रेस की बुराई करती है। भाई, सत्ता में आप दोनों रहे ना, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, भाजपा भी अभी इस समय सत्ता में। जब आप सत्ता में रहते हैं तो काम नहीं करते, जब आप सत्ता से बाहर जाते हैं तो आप चिल्लाते हैं। भाई, जब आप सत्ता में रहते हैं आप काम क्यों नहीं करते? आप काम करिए ना, आप सत्ता से बाहर जाएंगे नहीं। जहाँ तक उत्तराखंड के नौजवानों की बात है, जो हमारे बच्चे डिग्री पास करके निकलते हैं, उनके पास सरकार के पास कोई योजना नहीं है, वो बेरोजगार हैं। अब उन्हें नौकरी तो मिलेगी नहीं, पढ़ने के बाद दिहाड़ी मजदूरी करेंगे नहीं, क्या करेंगे? वो नशा करेंगे, वो घर बर्बाद है। मेरा भी एक यही प्रश्न था, उत्तराखंड में बढ़ता पलायन जी, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? इसे हम रोकने का प्रयास करेंगे, और इसे रोकने के प्रयास के लिए कोई ठोस योजना बनाएंगे। जैसे हमारे बेरोजगार हमारे युवा, उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाएंगे कि जब तक उनका कोई रोजगार नहीं रहे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। क्या आपकी पार्टी ने जो बेरोजगार युवाओं की आप बात कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा है, कुछ कार्य योजना बनाई है? देखिए, जब हम फिर चुनाव में उतरेंगे तो हमारा मैनिफेस्टो होगा, तो हम उस मैनिफेस्टो में अपने जो हमारे मुद्दे होंगे, जो इस प्रदेश के मुद्दे होंगे, हम उन्हें लेकर रखेंगे और उन पर हम काम करेंगे। क्योंकि हमें सबसे जब बड़ी चिंता तो युवाओं की है।
युवा तो हर समाज में है, जो पढ़े लिख रहे हैं और वो पढ़ लिखने के बाद जो धक्के खा रहे हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की शादी हो रखी है तो घर में बीवी भी है, माँ बाप भी है, जिन माँ बाप ने पाल कर बड़ा करा, तो वो जब बच्चा कमानेगा नहीं तो वो बच्चा वो माँ बाप भी परेशान है। और बच्चे को वो बच्चा क्या करेगा जब उसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? छोटी मोटी नौकरी वो करेगा नहीं, दिहाड़ी मजदूरी वो करेगा नहीं, तो आपके पास क्या है ठोस योजना? एक ठोस योजना हम लाएंगे और हम ऐसे युवाओं को चिन्हित करेंगे। ऐसे युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिलती हम उन्हें महंगाई भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और वो इतना नहीं देंगे 1000-2000 रुपये, कम से कम उनका गुजारा हो, कम से कम 10,000 कम से कम होना चाहिए। 300 रुपये रोज के हिसाब से होना चाहिए, जो अपना घर में अपना दाल सब्जी रोटी अपने आराम से कमा कर खा सके, लेकर खा सके। मेरा एक और प्रश्न है बिल्लू जी, जैसे कि आपने देखा होगा नशे के जो भी हैं बहुत से मामले आजकल आमने सामने आ रहे हैं। आप चुन्ने भट्टे का मामला ले लीजिए, या फिर क्या नाम है अपना यहाँ पे जो प्रेमनगर में कांड हुआ था, एक क्या नाम है छात्र को जो है बेरहमी से मार दिया जाता है। इन सब चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए जो नशे का धंधा है, इस धंधे में कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियों के लोग इन्वॉल्व रहते हैं और उनके बगैर धंधा नहीं चलता, और उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है। आप एक ठेके से दारू का एक बोतल खरीद कर आप ले जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी उसे, लेकिन एक खुलेआम अगर सुल्फा बिक रहा, गांजा बिक रहा, सूखा नशा बिक रहा, कौन बेच रहा, कौन बिकवा रहा, कैसे बिक रहा, कैसे बिक सकता? अगर सरकार अंकुश लगाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे इन्वॉल्व रहते हैं और वो छोटे लोगों से काम कराते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं दून हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ था, अचानक उस आदमी को मेरा नहीं पता था कौन है, वो एक गाड़ी आती बड़ी बिलोरो ब्लैक कलर की, उसमें वो जो भिखारी बैठते हैं रोड किनारे, तो वो उठ कर भागते। मैं खड़ा देखता, मुझे तो पता नहीं, मैंने सोचा इस गाड़ी में कोई खाना लेकर आया, ये खाना दे रहा होगा। वो भिखारी आते हैं, एकदम चिपट जाते हैं गाड़ी को, और वो पता नहीं क्या उन्हें मुट्ठी में भर भर कर देता। और वो नशा था, क्योंकि मैं थोड़ा दूर था, नजदीक था नहीं, लेकिन मुझे शक हो गया ये खाना तो है नहीं, क्योंकि खाना तो भाई पैकिंग होता, बड़ा होता। तो कहीं ना कहीं बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इन छोटे लोगों से काम कराते हैं। और जब उनको वो घटना घटती तो छोटे लोग बेचारे फंसते, इन्हें पुलिस पकड़ती, मारती, छेड़ती, जेल में डालती और वो बच जाते हैं। चुनाव जीत कर आती है तो नशे के लिए क्या करेगी? देखिए, हम अपने प्रदेश के अंदर सख्ती से लागू करेंगे, सख्ती से हम बॉर्डर सीज कर देंगे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, छोटे नहीं, छोटे तो बेचारे छोटे छोटे लालच में वो काम करते हैं, पकड़ पुलिस तो छोटों को पकड़ती, बड़े पर हाथ तो डालती, बगैर जो बड़े मगरमच्छ है उन पर हाथ नहीं डालती। और ये बड़े बड़े मगरमच्छ इस काम को धंधे को करा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत मोटा पैसा, इसमें बहुत बड़ा पैसा। अगर इसमें पैसा होता तो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जगह जगह दारू के ठेके खुलवा रहे, क्यों खुलवा रहे? आपको तो उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना चाहिए, बिल्कुल दारू बंद कर। और हम एक वादा भी करते हैं इस चैनल के माध्यम से, अगर हम सत्ता में आए तो हम उत्तराखंड में नशा मुक्त प्रदेश देंगे। हम इसमें पूरी प्रतिबंध लगा देंगे, दारू बिल्कुल नहीं बिकेगी इस प्रदेश के अंदर, हम इस प्रदेश को नशा मुक्त बना देंगे। और ये तो देखिए कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी ने वो भांग के पेड़ लगवाए, भांग की खेती करवाए। अरे दोनों ही पार्टी नशे के हो गए भूखे भाई, पैसा है ना, मोटा पैसा है नशे में। तो हम पैसे की बात नहीं करेंगे, हम गरीब परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम गरीबों के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गरीब आदमी मारा जाता, पीने वाला भी गरीब मारा जाता, पिलाने वाला भी गरीब मारा जाता। जो बड़े मगरमच्छ वो इस धंधे को कराते हैं। तो हम अगर सत्ता में आए, हमारी पार्टी सत्ता में आई, तो हम आपके चैनल पर उत्तराखंड की सम्मानित जनता से निवेदन करते हैं, और हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि हम इस प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। और डंके की चोट से बोल रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये हम मुक्त करेंगे इस प्रदेश को। आखिरी सवाल बिल्लू जी, कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो मेरी मसूरी विधानसभा है, मैं मसूरी में निवास करता हूँ, मेरा वहाँ भी ठीक है, लेकिन जो हमारी ये राजपुर विधानसभा, 20 राजपुर रोड विधानसभा, ये इसमें हमारा बहुत अच्छा जनाधार है। और मैं आपके चैनल से उन सब सम्मानित वोटर्स और जनता से भी निवेदन करूंगा कि अपने बीच के ऐसे आदमी को चुन को भेजिए। आप किसी के लालच में मत आइए, किसी की दारू के लालच में मत आइए, पैसे के लालच में मत आइए। ये जीतने के बाद आपको कुछ नहीं दिया, क्या दिया बताइए?
कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, अभी नदी नालों से कैसे हटाया जा रहा, फुटपाथ पर से कैसे हटाया जा रहा। और एक बात और बोलूंगा मैं, दुख की बात है इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो शरणार्थी है तिब्बती, इस देश के शरणार्थी है, उनके जाकर देखिए उनकी बिल्डिंग कितनी बड़ी, राष्ट्रपति भवन जैसे, उनके खाने के, उनका स्कूल देखिए कितने स्टैंडर्ड है। अरे जब आप बाहर के शरणार्थियों को इतनी सुविधा दे सकते हैं तो आप अपने हिंदुस्तान के बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? वो तो आपके देश के नागरिक हैं, इस देश के बच्चे हैं। आप एक बाहर के शरणार्थी को दे सकते हैं और उनके लिए कॉलोनी बना सकते हैं। आप देखिए उनके लिए कॉलोनी बना रखी, आप उनके लिए वो बना सकते हैं, व्यापार के लिए बाजार, मार्केट। अब हमारे जो हिंदुस्तान के लोग वो बेचारे कभी वहाँ बैठते, उसमें क्या नाम परेड ग्राउंड में वहाँ से भगा दिया, कभी दरबार वहाँ से भगा दिया, वो भिखारियों की तरह उन्हें पुलिस अलग परेशान करती, लोकल अलग परेशान करते। और आप बनाइए ना उनके लिए एक नई मार्केट बनाइए, आप हर जिले में बनाइए मार्केट, आप 1,000 लोगों की मार्केट बनाइए, आप एक लाख घर बनाइए, आप मंडी बनाइए हर शहर में, आपको जो हमारे सभी लोगों को रोजगार भी मिले, सब्जी भी मिले, फल भी मिले, मनमर्जी से वो बेचते। आप ये चीज क्यों नहीं करते? आप धरातल पे काम क्यों नहीं करते? ये आपको काम करना चाहिए। अरे आप जिनसे वोट लेते हो, आप वोट कौन देता आपको? आपको कौन जिताता? आपको कौन बिठाता कुर्सी पे? आप जो लोग आपको वोट देते हैं आप उनको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन भविष्य आप याद कर लो, मेरी बात याद रखना कि एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि अभी आपकी चल रही है, लेकिन एक दिन आएगा कि जरूर परिवर्तन आएगा इस प्रदेश, इस देश के अंदर, और आपको बताया दिया जाएगा कि काम कैसा होता और कैसा करना चाहिए। ये हम बताएंगे कि कैसा होना चाहिए गरीब लोगों के लिए काम, उनका विकास कैसे होगा इस प्रदेश के अंदर। बिल्लू जी, आखिरी क्वेश्चन है, आप मेरे चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को क्या सूचना या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हाथ जोड़ इस प्रदेश की जनता से और खास तौर पर अपने राजपुर विधानसभा की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं पिछली बार लड़ा था चुनाव, यूकेडी पार्टी से लड़ा था चुनाव, भले ही उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी मुझे बोल रहे हो आप दोबारा आ जाओ, मेयर के लिए भी बोल रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं आपके व्यवहार से वाकिफ हूँ। हाँ, अगर हम इस प्रदेश के अंदर सत्ता में आते हैं तो हम जरूर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम इस प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाएंगे हिंदुस्तान का। और खाली कह नहीं रहे, अग्रणी प्रदेश ऐसे नहीं बनेगा ये, यहाँ की जो जनता, एक भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, एक भी आदमी झोपड़ी में नहीं रहना चाहिए, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तो हमारा संकल्प होगा कि हम अपने जो हमारे वादे हैं वो हम पूरा कर पाएं। ये हमारा अपना एक आपसे के चैनल के माध्यम से निवेदन है। और धन्यवाद।